नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी पीजीटी इतिहास के लिए और डीएसएससी पीजीटी इतिहास के लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज चल रहा है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 19 है। मित्रों, जो भी लोग बीपीएससी पीजीटी इतिहास और डीएसएससी पीजीटी इतिहास की तैयारी कर रहे हैं वह लोग इस टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं और यह टेस्ट सीरीज संख्या 19 है। टेस्ट सीरीज संख्या 19 है। एक चीज आप लोगों से कहनी है, आप सभी लोगों से कहनी है, क्या आप पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं है क्या? अगर न सीरियस हो तो कोई मतलब नहीं है, वीडियो बनाना ही बंद कर दे रहा हूं। आप लोग इतने ज्यादा टेलीग्राम पे ऐड हैं, आपको पता है जब टेस्ट सीरीज संख्या 19 है इसका मतलब आगे की टेस्ट सीरीज आप पिछली टेस्ट सीरीज आप लोगों को देखनी चाहिए ना। टेलीग्राम बना प्लेलिस्ट में अलग अलग बनाया हूं, जाकर देखिए। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। प्रश्न है, यह जो आपका टेस्ट सीरीज है यह आपका क्लास 11 का बुक है, विश्व इतिहास के कुछ विषय, उसका चैप्टर है संस्कृतियों का टकराव। तो संस्कृतियों के टकराव पाठ से संबंधित यह टेस्ट सीरीज है। कुल मिलाकर और अमेरिकी उपनिवेश के बारे में यह आपका सीरीज है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोग का क्वेश्चन है ये। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, किन 3 प्रमुख यूरोपीय देशों ने अमेरिका की खोज की और अपना उपनिवेश स्थापित किया? मतलब अमेरिका की खोज में और अमेरिका के महाद्वीप में कब्जा और फिर वहां उपनिवेश स्थापित करने में किन 3 प्रमुख देशों की भूमिका थी? प्रश्न 1 है इंग्लैंड, फ्रांस और पुर्तगाल और दूसरा है इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? तो ये है आपका इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन। ये विकल्प बी जो है आपका सही है। ठीक है, इन देशों ने अमेरिका की खोज की और वहां उपनिवेश स्थापित किया। व्याख्या देख लीजिएगा, अन्वेषण के युग के दौरान इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन 3 प्रमुख यूरोपीय देश थे जिन्होंने अमेरिका की खोज की और वहां उपनिवेश स्थापित किया। इंग्लैंड ने जेम्सटाउन और प्लायमाउथ सहित उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर उपनिवेश स्थापित किया। फ्रांस ने वर्तमान कनाडा में फ्रांस ने कहां स्थापित किया अपना उपनिवेश? क्यूबेक और मॉन्ट्रियल जैसे क्षेत्रों के साथ साथ मिसिसिपी नदी घाटी के कुछ हिस्सों को उपनिवेश बनाया। ठीक है, दूसरी ओर स्पेन ने अमेरिका में उपनिवेशीकरण के सबसे व्यापक प्रयास किए। वर्तमान मैक्सिको, पेरू, फ्लोरिडा सहित पूरे मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किया। ठीक है, अतः यह जो 3 देश हैं यह आपके महत्वपूर्ण है अमेरिका में प्रवेश फैलाने के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अन्वेषण का अर्थ क्या है? अन्वेषण का अर्थ क्या है? 3 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। किसी विशेष उद्देश्य से की गई यात्रा, जहाज का स्थान और दिशा निर्धारित करने का विज्ञान, या खोज के उद्देश्य से यात्रा करना। अन्वेषण का मतलब होता है खोज के उद्देश्य से यात्रा करना। वैसे अन्वेषण का बहुत सारा मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर 3 ऑप्शन में से ये आपका सही होगा, सबसे सटीक होगा खोज के उद्देश्य से यात्रा करना। ठीक है, व्याख्या देख लीजिएगा, खोज के उद्देश्य से यात्रा करना सही है। अन्वेषण से तात्पर्य नई चीजों की खोज करना या उजागर करने के लिए यात्रा करने की क्रिया से है। चाहे यात्रा करना या फिर कोई भी नई चीज करना, चीजों की खोज करना, चाहे वह नई भूमि हो या नया ज्ञान हो या नया अनुभव हो। ठीक है, इसमें किसी की समझ का विस्तार करने या पहले से अज्ञात कुछ खोजने के इरादे से अज्ञात से उद्गम करना शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्पेनियों ने अमेरिका की खोज क्यों की? तो स्पेन के लोगों ने अमेरिका की खोज क्यों किया? सोना और धन कमाने के लिए, सोना और धन खोजने के लिए। बिल्कुल, यह तो सही है। या सोने और चांदी के सिक्के की जरूरत थी इनको, और उनको पता था अमेरिका में क्या है, सोने और चांदी की खाना है। ठीक है, और यह कारण था। ठीक है, और दूसरा है अधिक भूमि की खोज करने के लिए, तो यह भी सही है। ठीक है, और तीसरा है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो ये तीनों कारण सही है, मतलब उपयुक्त सभी। ठीक है, विकल्प डी। ये 3 ऐसे कारण थे जिससे स्पेनियों ने अमेरिका की खोज किया। व्याख्या देख लीजिएगा, स्पेनिश ने कई कारणों से अमेरिका की खोज की। सबसे पहले वे सोना और धन खोजने की इच्छा से प्रेरित थे। उनका मानना था कि अमेरिका के पास कीमती धातुओं के विशाल भंडार है। दूसरा, वे अधिक भूमि की खोज करना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। भाई अधिक भूमि रहेगी, साम्राज्य का विस्तार होगा, वहां खेती बाड़ी करेंगे। ठीक है, उपनिवेश स्थापित करना उनका उद्देश्य था। ठीक है, और वहां निज क्षेत्र पर दावा करना चाहते थे। अंत में स्पेनिश धार्मिक उद्देश्यों से भी प्रेरित थे, जो अमेरिका की स्वदेशी आबादी में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो ये सब कारण है। प्रश्न संख्या 4 है, किस देश पर शासन होता है, जिस देश पर शासन होता है उससे दूर की बस्ती क्या कहलाती है? बताइए, जिस देश पर शासन होता है उससे दूर की बस्ती क्या कहलाती है? कॉरवेल, कॉलोनी या अभियान?
तो देखिए जिस देश पर शासन होता है उससे दूर की जो बस्ती होती है क्या कहलाती है? कॉलोनी। कॉलोनी होती है। अंग्रेजों ने कॉलोनी ही बनाते थे ना अंग्रेज, वो है कॉलोनी। ठीक है, कॉलोनी। व्याख्या देख लीजिएगा, जिस देश पर शासन हो और उससे दूर की बस्ती को उपनिवेश कहा जाता है। कॉलोनी एक ऐसा क्षेत्र या समुदाय है जो किसी सुदूर स्थान पर किसी देश द्वारा स्थापित या शासित होता है। यह आमतौर पर सत्तारूढ़ देशों के लोगों द्वारा बसाया जाता है, जो संसाधनों का दोहन करने, व्यापार स्थापित करने या अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए अस्थायी और अस्थायी रूप से वहां बस जाते हैं। उपनिवेश अक्सर अन्वेषण या उपनिवेशीकरण के युग के दौरान स्थापित किए जाते हैं, जब यूरोपीय शक्तियां आर्थिक, राजनैतिक और रणनीतिक उद्देश्य के लिए विदेशी क्षेत्र स्थापित करने की मांग कर रही थी, तब ये कॉलोनी बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्व का यह भी प्रश्न है। प्रश्न 5 है, कारवेल क्या है? कारवेल है क्या भाई? ये क्या यह एक जहाज है, एक कॉलोनी है या एक विजय प्राप्त करता? कारवेल किसे कहा जाता है? मैं आपको बता दूं, कारवेल जो है जहाज है, किसका? पानी का जहाज है। पानी का जहाज है कारवेल। पानी का हल्का जहाज है। हल्का और छोटा जहाज होता था पानी का, ठीक है, हल्का जहाज था। कोलंबस जब अपनी यात्रा किया था अमेरिका में, तो वह दो कारवेल उसके पास थे। 2 कारवेल थे, ठीक है, कारवेल थे, ठीक है। और एक आपका नोवा था, नोवा। तो नोवा जो था भारी जहाज होता है और कारवेल हल्का जहाज होता है। 2 नोवा और 1 कारवेल से उसने यात्रा किया था। तो कारवेल क्या है? पानी का जहाज। विकल्प जो है वह आपका सही है। इसका स्पष्टीकरण देखिएगा, कारवेल एक प्रकार का छोटा और अधिक चलने योग्य नौकायान जहाज है, जिसका उपयोग खोज के युग के दौरान खोजकर्ताओं द्वारा किया जाता था। यह बहुमुखी प्रतिभा और उथले और गहरे पानी में दोनों में नेविगेट करने की क्षमता के कारण लंबी दूरी की यात्रा और अन्वेषण के लिए एक लोकप्रिय विकल्प था। ठीक है, तो हल्का था और छोटा था। प्रश्न 5 देखिएगा, एक स्पेनिश विजेता जो पहली बार 1500 के दशक में अमेरिका आया था, उसे क्या कहा जाता है? देखिए, वह स्पेनिश विजेता जो 1500 के दशक में, मतलब 1500 में, सन 1500 में अमेरिका आया, उसे क्या कहा जाता है? मतलब उसे क्या, जैसे एक नया शब्द बन गया, जैसे अमेरिका आने वाले के लिए एक नया शब्द बन गया शुरुआत में, मतलब जो भी एक नए भौगोलिक खोज करने वालों के लिए, जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष में जाने वाले को एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, ठीक है, वैसे ही जो नया भौगोलिक खोज करेगा उसे क्या कहा जाता था? विजय प्राप्त करने वाला। विकल्प ए, विजय प्राप्त करने वाला, ये आपका सही है, ठीक है। उसके लिए एक शब्द था कांक्विस्टाडोर। ध्यान रखिएगा, नए भौगोलिक क्षेत्र का खोज करने वाले जो होते हैं, अब तो भाई अब तो हर खोज हो चुका है, कोई बाकी नहीं है, लेकिन उसके लिए एक शब्द था कांक्विस्टाडोर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजय प्राप्त करने वाला, ठीक है। तो विकल्प ए जो है कांक्विस्टाडोर। तो देखिए 1500 के दशक के दौरान अमेरिका में आने वाले स्पेनिश खोजकर्ताओं को विजय प्राप्तकर्ताओं के रूप में जाना जाता था, जिसका मतलब कांक्विस्टाडोर होता है, ठीक है। वे अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका में विजय और उपनिवेशीकरण के लिए जिम्मेदार थे। इन विजय प्राप्तकर्ताओं ने स्पेनिश साम्राज्य का विस्तार करने, धन अर्जित करने और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की मांग की। उन्होंने इस समय अवधि के दौरान अमेरिका के इतिहास और संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, एज़टेक योद्धा कहाँ के थे? जो एज़टेक समुदाय था और योद्धा वर्ग था, वह कहाँ का था? मैक्सिको का, ब्राजील का, कैरेबिया का, पेरू का। दरअसल एक जाति थी एज़टेक, और इन्होंने इनका एक राजतंत्रात्मक प्रणाली भी थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी यहाँ पर, ठीक है। तो यह एज़टेक समुदाय कहाँ का था? तो वह था मैक्सिको का। विकल्प ए। एज़टेक प्राचीन मैक्सिको में एक ऐसी प्रमुख स्वदेशी समूह था जो अपने भयंकर योद्धाओं के लिए जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिएगा, मिशनरी क्या है? मिशनरी क्या है? या जानते हैं, या पादरियों का जो समूह होता है जो धर्म प्रचार करते हैं, मिशनरी कहेंगे। तो वह व्यक्ति जो अज्ञात क्षेत्रों या क्षेत्रों की जांच करता है, एक व्यक्ति जो विभिन्न मतों के लोगों को अपना धर्म सिखाता है। तो बिल्कुल ये सही है, विभिन्न मतों के लोगों को अपना धर्म सिखाता है, उसे मिशनरी कहते हैं। विकल्प बी जो है वह आपका सही है, ठीक है। स्पष्टीकरण देख लीजिएगा, एक व्यक्ति जो विभिन्न मान्यताओं के लोगों को अपना धर्म सिखाता है। एक मिशनरी वह व्यक्ति होता है जो अपने धार्मिक विश्वासों को ऐसे व्यक्ति को तक फैलाता है जिनके अलग अलग विश्वास हो सकते हैं या जो अपने धर्म से परिचित नहीं हो सकते हैं। कुल मिलाकर यही है, ठीक है, अपने धर्म का प्रचार करना मतों में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, स्पेनिश उपनिवेशों ने अमेरिका को कैसे प्रभावित किया? स्पेनिश उपनिवेशों ने अमेरिका को कैसे प्रभावित किया?
तो स्पेनियों ने नई इमारतें बनाई, बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब स्पेनिश जो उपनिवेशक थे, उन्होंने अमेरिका को कैसे प्रभावित किया, मतलब स्पेन का क्या प्रभाव पड़ा अमेरिका के ऊपर। तो स्पेनियों ने नई इमारतें बनाई वहां पर, स्पेनियों ने अपनी भाषा और धर्म का प्रसार किया वहां पर, मूल निवासियों को दास बना दिया। ठीक है, मूल निवासियों को दास बनाकर उसका उपयोग किया जाता था, मतलब उनके दास बनाकर, बताइए, वहीं के मूल निवासियों को दास बनाकर उनके ही भूमि पर उनके खानों में, खदानों में काम कराया जाता था। बागानों में, जो कहवा के बागान थे और गन्ने के बागान वहां पर थे, वहां पर काम कराया जाता था, मतलब दास बनाकर काम कराया जाता था। तो ये सब सारी बातें सही हैं, विकल्प डी जो है वह आपका सही है। स्पष्टीकरण देखिएगा, स्पेनिश उपनिवेशों का अमेरिका पर विभिन्न तरीकों से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। सबसे पहले उन्होंने नई इमारतें बनाई, जिसने क्षेत्र के वास्तुशिल्प विकास में योगदान दिया। दूसरी ओर स्पेनिश ने अपनी भाषा और धर्म का प्रसार किया, जिससे सांस्कृतिक समावेशन हुआ। कई क्षेत्रों में स्पेनिश संस्कृति का प्रभुत्व बढ़ा। अंत में मूल निवासियों को अक्सर गुलामों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी आबादी का शोषण और दुर्व्यवहार होता था। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है और एनसीईआरटी का, और पूरा का पूरा आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी मिलेगा हर चैप्टर की, कक्षा 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी हिस्ट्री का हर चैप्टर की टेस्ट सीरीज, हर चैप्टर का पीपीटी नोट्स, हर चैप्टर की हैंड रिटेन नोट्स, सब कुछ आप लोगों को उपलब्ध मिलेगा और सारे के सारे कोर्सेज मिलेंगे। जो भी लोग कंप्लीट कोर्स को करना चाहते हैं वह लोग ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 6 to 12 का पूरा मटेरियल मिलेगा, इसकी फीस केवल 1499 रुपया रखी गई है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276, आप मैसेज कर सकते हैं। और यह कोर्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए और यूपीपीएससी के लिए, एमपीएससी के लिए, आरपीएससी के लिए, केवीएस के लिए, एमपीएस के लिए, एसएसबी के लिए, और यहाँ तक तो डीएसएसबी, डीएसएसबी पीजीटी और बीपीएससी पीजीटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।